नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी के सामने मैं उपस्थित हूँ। आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। यह सेशन मुख्य रूप से हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक और इस वर्कशॉप से संबंधित है। इसका एक इंट्रोडक्शन ही है। सबसे पहला प्रश्न, संगीत क्या है? ध्वनियों के समूह को संगीत कहते हैं। अगर ऐसा है तो क्या हर एक साउंड म्यूज़िक है? नहीं। ओनली मेलोडियस साउंड विच कैन एक्सप्रेस इमोशंस इज कॉल्ड म्यूज़िक। ध्वनियों से ही 7 स्वरों की रचना हुई। इन 7 स्वरों से ही पूरे विश्व के संगीत की रचना हुई। कई बार सोचकर आश्चर्य होता है कि ये सिर्फ 7 स्वर हैं जिन्होंने पूरे विश्व के संगीत को अपने अंदर समाया है, और सारा जगत, हर एक कोने में संगीत है जो एक दूसरे से पूरी तरह अलग है। ऐसा क्यों है? निश्चित रूप से हर एक जगह, हर एक देश का क्लाइमेट, वहाँ की एनवायरनमेंट, वहाँ का सोशियो पॉलिटिकल कल्चरल लाइफ, वहाँ के म्यूज़िक को इन्फ्लुएंस करता रहा है टाइम टू टाइम, जिसकी वजह से आपको अलग अलग देश, अलग अलग कल्चर का म्यूज़िक सुनने को मिलता है। जब हम बात करते हैं इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक की, तो शायद आप सभी को पता होगा कि इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक इज़ द ओल्डेस्ट ट्रेडिशन ऑफ म्यूज़िक इन द वर्ल्ड। इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक के बारे में जब हम जन सामान्य से बात करते हैं तो यूजुअली लोगों को लगता है एक आ करने वाला संगीत, पर इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक सिर्फ आ करने वाला संगीत नहीं है। यह एक वृहद संसार है जिसके अंदर अनेक संगीत समाये हुए हैं। इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक का ओरिजिन फोक म्यूज़िक है। हमारे समाज में, हमारे आसपास रचे बसे धुन से ही इस संगीत को प्रेरणा मिली है। इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक को रिफाइन किया गया, परिष्कृत किया गया, टाइम टू टाइम उसके स्ट्रक्चर को डिज़ाइन किया गया, उसके शास्त्र को लिखा गया और उसे क्लासिकल फॉर्म दिया गया। क्लासिकल मीन्स क्या? क्लासिकल मीन्स एटर्नल, शाश्वत, जो निरंतर चलता रहता है, अनंत काल से चलता आया है और सदियों तक चलता रहेगा। इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक भी ऐसी ही संगीत परंपरा है। इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक इंडियन कल्चर का भी रिप्रेजेंटेटिव है, इसलिए ये बहुत महत्व रखता है, क्योंकि अगर हमारा कल्चर नहीं है तो हमारी कोई आइडेंटिटी नहीं है। अपनी आइडेंटिटी को बचाने के लिए हमें अपने कल्चर को बचाना बहुत ज़रूरी है। हमारी अपनी संस्कृति, अपनी कला, अपने संगीत को सम्मान देना, उसको मोहब्बत करना और उसे आगे की पीढ़ियों तक पहुंचाना हमारा कर्तव्य है। इसलिए भी इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक को समझना, उसको रेस्पेक्ट देना और उसे जन जन तक पहुंचाना इस वर्कशॉप का उद्देश्य रहा है। इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक सदियों से चलता आ रहा है। इसे मंदिरों में भी गाया बजाया जाता था, राज दरबारों में भी गाया बजाया जाता था। आज मिडिवल पीरियड से इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक की 2 सिस्टम डिवाइड हो गए पूरे कंट्री में। नॉर्थ इंडिया में हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक के रूप में एक नया म्यूज़िकल सिस्टम डेवलप हुआ और कर्नाटक म्यूज़िक साउथ इंडिया में एक नया सिस्टम डेवलप हुआ। हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक या कर्नाटक म्यूज़िक एज अ होल इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक का मूल तत्व, उसकी मूल आत्मा उसके रागों में बसी है। राग क्या है? अलग अलग स्वरों के समूह से रागों की रचना हमारे ऋषि मुनियों ने
कई सालों पहले, कई वर्षों पहले करी है। इसमें कई कलाकारों का योगदान भी है, हमारे विद्वान गुणीजनों का भी योगदान है। अनेक सुंदर सुंदर रागों की रचना की गई। राग रागिनी के रूप में नर नारी की परिकल्पना की गई। राग शब्द रंजकता से निकला हुआ है। जिस स्वर समूह को सुनकर आपको रस अभिव्यक्ति हो, वह राग है। अनेक शुद्ध स्वर, कोमल स्वर, तीव्र स्वरों को लेकर के अनेक रागों की रचना की गई। ये शुद्ध, कोमल, तीव्र स्वर हैं क्या? शुद्ध स्वर नेचुरल नोट्स, कोमल स्वर फ्लैट नोट्स और तीव्र स्वर शार्प नोट। हमारे हिंदुस्तानी संगीत परंपरा में शुद्ध स्वर हैं सा रे ग म पा ध नि सा, सा नि ध प म ग रे सा। ये शुद्ध स्वर है। इसके अलावा कोमल स्वर रे, ग, ध और नी, इन 4 स्वरों को ही जब उनके शुद्ध स्वर के स्थान से थोड़ा नीचे की ओर लाते हैं तो वो कोमल स्वर बन जाते हैं। जैसे सा रे ग म पा ये हो गए कोमल स्वर। इसके अलावा बचता है तीव्र स्वर। तीव्र स्वर सिर्फ एक स्वर मध्यम म स्वर ही तीव्र स्वर है, जिसे शुद्ध स्वर के स्थान से थोड़ा ऊपर की ओर ले जाते हैं तो तीव्र मध्यम बनता है। जैसे सा रे ग म प ध नि सा, सा नि ध प म ग रे सा। तो इसमें तीव्र स्वर सिर्फ एक हो सकता है, वो है मध्यम म स्वर। ये 7 स्वर कौन कौन से हैं? सा रे ग म प ध नि सा, जिन्हें हम षडज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद के रूप में भी बोलते हैं। इन स्वरों से ही शुद्ध कोमल तीव्र, शुद्ध तीव्र, कोमल तीव्र स्वरों के कॉम्बिनेशन से ही रागों की रचना हुई। कई राग ऐसे हैं जिनमें 7 स्वर लगते हैं, कई राग ऐसे भी हैं जिनमें 6 स्वरों का प्रयोग होता है, और कई राग ऐसे भी हैं जिनमें 5 स्वरों का भी प्रयोग होता है। इस तरह से बहुत सारी वैरायटीज़ को लेकर के रागों की रचना की गई। अब इन रागों को किस तरह से गाया बजाया जाता है? इन रागों में सबसे पहले आलापचारी की जाती है। कोई एक राग, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं राग जोग आपको सुनाती हूँ। राग जोग में 2 गंधार लगता है, 2 ग
मतलब शुद्ध गंधार शुद्ध ग और कोमल गंधार कोमल ग। इसके अलावा कोमल निषाद भी लगता है। तो राग जोग में जो इसकी स्वर रचना है वो इस प्रकार है। ने सा ग म प नि सा सा नि प ग म ग सा। अब इसमें रे और ध वर्जित हैं, तो 2 स्वर वर्जित हो गए, तो 7 में से 2 गए तो कितने बचे? 5 स्वर। इसी तरह से कई राग बनाए गए हैं। अब ये इसकी मूल रचना है जिसे हम आलापचारी में सजाते हैं, इसका ऑर्नामेंटेशन करते हैं। ऑर्नामेंटेशन किस तरह किया जाता है? गमकों का प्रयोग किया जाता है, खटका, मुड़की, मीन, जमजमा, घसीट, ऐसे ऐसे गमक का प्रयोग किया जाता है जिससे उस राग को सजाया जाता है, उनके स्वरों को सजाया जाता है और उसके अंदर में रस की अभिव्यक्ति की जाती है। आलापचारी के दौरान हम इन सारे ऑर्नामेंटेशन का यूज़ करते हैं उस राग को सजाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल इस आलाप को बढ़ाया जाता है, इलैबोरेट किया जाता है। महान कलाकार हमारे संगीत जगत में हुए हैं जिन्होंने 1-1 घंटे 2-2 घंटे सिर्फ आलापचारी की है। इसके बाद कॉम्पोजिशंस आते हैं। कॉम्पोजिशन बंदिशें होती हैं। बंदिश का अर्थ है बंधा हुआ, ऐसे पद जो कि लय ताल छंद में बंधे हों और राग के स्वरों के अनुसार जिन्हें कंपोज किया गया है, ऐसे कॉम्पोजिशंस को बंदिश कहते हैं। अब राग जोग की ही एक बंदिश मैं आपको सुनाती हूँ। साजन मोरे घर आए, साजन मोरे घर आत्मना सुख पाए, आत्मना सुख पाए, साजन मोरे घर आए। मंगल गाऊ चौक पुराण, मंगल गाऊ चौक पुराण, प्रेम पिया घर आए, प्रेम पिया घर आए, साजन मोरे घर आए। तो हर एक कॉम्पोजिशन का 2 पार्ट होता है, एक स्थाई और एक अंतरा। स्थाई पार्ट जो होता है वो मध्य सप्तक में रहता है और अंतरा का भाग वो मध्य और ताड़ सप्तक में रहता है। अब आपके अंदर ज़रूर ये प्रश्न उठेगा कि ये सप्तक क्या है। तो सप्तक मैं आपको बताना चाहती हूँ, ऑक्टेव्स कहते हैं इनको अंग्रेजी में। ये सप्तक हैं सा रे गा मा पा धा नि सा,
एक मध्य सप्तक है। सा नीचे के इस सा से लेके ऊपर के सा तक का जो पूरा फ्रेम है वो मध्य सप्तक है। जब हम मध्य सप्तक के सा से नीचे की ओर जाते हैं तो वो मंद्र हो जाता है। सा नि ध प म ग म प ध नि सा। ज़रूरी नहीं होता कि आपका गला नीचे के मंद्र सा तक जा पाए, उसके लिए रियाज करना पड़ता है। तो यह आवश्यक नहीं है कि आपका गला मंद्र सा तक जा ही पाए। उसी तरह से तार सा से ऊपर के जो स्वर हम गाते हैं वो तार सप्तक होते हैं। जैसे सा सा रे ग म प प म ग रे सा। तो ये सारे स्वर जो सा से ऊपर के स्वर गाए वो तार सप्तक हो गया। ज़रूरी नहीं होता कि आप अति तार सा तक जा ही पाएँ, पर ऐसे बहुत सारे महान कलाकार हैं जो तीनों सप्तक में गाते बजाते हैं। तो हम सप्तक के बाद अब चर्चा करेंगे कॉम्पोजिशन को किस तरह से गाया बजाया जाता है। उसे लय ताल छंद में बांधा जाता है। बिना ताल या लय के कॉम्पोजिशन नहीं होती है। कोई भी बंदिश मध्य लय में, द्रुत लय में या फिर विलंबित लय में गाई बजाई जाती है। अब ये लय क्या है आपको सभी को मालूम है। हमारी हार्ट बीट में भी एक लय होता है। हर एक चीज़ में एक लय है। उसी तरह से इन कॉम्पोजिशंस में भी लय होते हैं, द्रुत, मध्य और विलंबित। विलंबित लय हुआ 1, 2, 3, 4, ये विलंबित लय हो गया। इसके अलावा मध्य लय क्या हुआ 1, 2, 3, 4, ये मध्य लय हो गया। इससे भी जब हम दुगना कर देते हैं तो वो द्रुत लय हो गया। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये द्रुत लय हो गया। ये ऐसा कोई फिक्स्ड पैमाना नहीं है कि इसे ही मध्य लय कहेंगे। आप सिंपल सी भाषा में ये समझ सकते हैं कि विलंबित का दुगना मध्य और मध्य का दुगना द्रुत लय होता है। लय के बाद हम ताल की बात करते हैं। हर कॉम्पोजिशन किसी न किसी ताल में है। 3 ताल, झपताल, 1 ताल, रूपक ताल, आड़ा 4 ताल, बहुत सारे ऐसे ताल हैं जिसमें अलग अलग बंदिशों को बांधा गया है। फॉर एग्जाम्पल 3 ताल, धा, धिन, धिन, धा, धा, धिन, धिन, धा, धा, तिन, तिन, ता, ता, धिन, धिन, धा, धा। ये हुआ 3 ताल। इसी तरह से ये एक पूरा मैथमेटिक्स है। 3 ताल, 1 ताल, हर एक ताल। तो संगीत इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ साउंड एंड मैथमेटिक्स। फिर इन कॉम्पोजिशन में हम फिर अपनी क्रिएटिविटी दिखाते हैं, इम्प्रोवाइजेशन करते हैं, स्वरों का बहलावा करते हैं, बोल का बहलावा करते हैं, बोल ताने करते हैं, सरगम ताने करते हैं, लयकारियाँ करते हैं, तिहाइयाँ करते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो उस राग को और निखारती हैं, उसको सौंदर्य प्रदान करती हैं। ये है हमारा भारतीय संगीत, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक। इन सब को प्रेजेंट करने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है अपनी आवाज़ की तैयारी। सबसे पहले अपनी आवाज़ को पहचानना, अपनी आवाज़ की क्वालिटी को और उसकी कमियों को पहचानना, उसे सुधारना।
उसके लिए हमें हमेशा रियाज़ करना ज़रूरी है। गले की तैयारी अत्यंत आवश्यक है। और गले की तैयारी किस तरीके से होगी? अलंकार के माध्यम से। अलंकार को सांगीतिक भाषा में पलटा भी कहते हैं। सा रे ग म प ध नि सा, सा नि ध प म ग रे सा, ये सपाट हो गया। इसके अलावा जब हम इसमें वेरिएशन करते हैं, इसके अलग अलग पैटर्न्स बनाते हैं, तो वो पलटे होते हैं, अलंकार होते हैं। जैसे एक पैटर्न को हम जब पूरे सप्तक में फॉलो करते हैं तो वो पलटा हो जाता है। जैसे सा सा रे ग ग म म प प ध ध नि नि सा सा, सा सा नि नि ध ध प प म म ग ग रे सा सा। तो इस तरह से अलंकार होते हैं। ये बहुत सिंपल अलंकार हैं। जब आप एडवांस की ओर बढ़ते हैं तो आपको खंड मेरु, मेरु खंड की अलंकार भी करने पड़ते हैं, जिससे गले की तैयारी होती है। ये अलंकार फ़ायदेमंद हैं आपके सुर को साधने के लिए, आपके गले को साधने के लिए, आपके गले में हरकत पैदा करने के लिए। आपकी जो इमेजिनेशन है, जो आप अपने मस्तिष्क में सोच रहे हैं, संगीत को समझ रहे हैं, चाह रहे हैं कि वो वैसा ही आवाज़ जो आपने सोचा है वो आपके गले से निकले, तो उसके लिए अपने गले की तैयारी बहुत ज़रूरी है, ताकि आप जो सोचें वो आपके वोकल कॉर्ड के माध्यम से प्रोड्यूस हो, लोगों को सुनाई पड़े। तो अलंकार की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। सुबह मंद्र का रियाज़ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर एक आवाज़ की अपनी एक क्वालिटी है। ज़रूरी नहीं होता कि हर रियाज़, एक ही तरह का रियाज़ हर इंसान पर एप्लीकेबल हो। हर आवाज़ की अपनी क्वालिटी है और उसके अनुसार ही रियाज़ करना पड़ता है। क्या कमी है उसे या तो हटाना होता है या तो छिपाना होता है, और जो आपकी क्वालिटी है उसको सामने लाने की कोशिश करनी है। यही रियाज़ है। तो ये सारी चीज़ें हम इस 2 हफ्ते के वर्कशॉप में समझने की कोशिश करेंगे, इस पर रियाज़ करेंगे। जो कुछ भी मुमकिन हो सकेगा आप हमसे बात करेंगे, मैं आपको सलाह दूंगी, साथ में रियाज़ करेंगे। आप वीडियोस देखेंगे और उसे सुनकर रियाज़ करेंगे। संगीत में रियाज़ बहुत ज़रूरी है। बिना रियाज़ के कुछ भी गले से नहीं निकल सकता। और संगीत ही नहीं, अगर आपको पढ़ाई करनी है, कुछ भी आप जो अचीव करना चाहते हैं, उसके लिए उसके पीछे मेहनत करनी पड़ती है। वैसा ही संगीत के साथ है। निश्चित रूप से आपको भगवान की ओर से सुर मिला है, सुरीला गला है, लेकिन उसे पॉलिश करना तो आपको करना ही पड़ेगा। तो इस वर्कशॉप में हम लोग इन सारी चीज़ों के बारे में तकनीकी जानकारियाँ लेंगे, उस पर अभ्यास करेंगे। उसके अलावा एक राग या तो यमन या तो भैरव की एक बंदिश को सीखने का प्रयास करेंगे, एक भजन गाएंगे, और समय अच्छा बीता, सब कुछ अच्छे से रहा तो एक सावन का गीत या कोई फोक ट्यून भी ज़रूर गाने का प्रयास करेंगे। मैं आशा करती हूँ कि इस वर्कशॉप से आपको बहुत लाभ मिलेगा। आपके अंदर संगीत के प्रति एक अच्छी समझ पैदा होगी। आप अपने बच्चों को, अपने आसपास के लोगों को अच्छा संगीत सुनने के लिए प्रेरित कर पाएंगे, उन्हें समझा पाएंगे, खुद भी अच्छा संगीत सुनना पसंद करेंगे। आपसे अनुरोध है, इस वर्कशॉप को ज्वाइन करिए, अपने भारतीय संगीत को समझने का प्रयास करिए। यह संगीत एक ऐसा संगीत है जो हमारे आसपास हर दिन हमें सुनाई पड़ता है, पर हम उसे रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं। बच्चे जब असेंबली में प्रेयर्स गाते हैं तो राष्ट्रीय गीत भी गाते हैं, वंदे मातरम। ये कौन से राग पर है? राग देश। वैष्णव जन को गांधी जयंती पे हर दिन, हर वक्त आपको टेलीविज़न पे सुनने को मिलेगा। यह कौन से राग पर है?
राग खमाज में। बहुत सारे फिल्मों के ऐसे गीत हैं जो कि पूरे पूरे रागों पर आधारित हैं। तो क्लासिकल म्यूज़िक कोई हवा नहीं है। क्लासिकल म्यूज़िक सिर्फ करने का चीज़ नहीं है। क्लासिकल म्यूज़िक एक बहुत बड़ा संसार है। जैसे ही आप इसके अंदर एंटर करेंगे आपको समझ में आएगा कि आप इसे हर दिन सुनते हैं, महसूस करते हैं, पर पहचान नहीं पाते हैं। तो आइए इसकी कोशिश इस वर्कशॉप से की जाए। आप सभी से अनुरोध है, इस वर्कशॉप के लिए रजिस्टर करें और 2 हफ्ते में संगीत का आनंद लेने का प्रयास करें। धन्यवाद।